देखो पहली बात तो मैं थोड़ा सा कड़वा बोलूंगा आज। बोलो बोलो। हमारे जो नेता है ना वो नेता लायक है नहीं, और प्रहलाद जी का तो सारी दुनिया को पता है, खुद मोटा दलाल है। मैं उसके काफी बार प्रूफ दे सकता हूँ कहाँ का दलाली की, वो सब समाज को पता है। लेकिन मेरा काफी टाइम हो गया इसमें। एफआर एक्ट का किसी ने बताया, पूरी पंचायत हुई, किसी को भी पता है कि हमारे लिए इतना बड़ा हथियार दे रखा है जो हमारे लिए बहुत बेनिफिट वाला है। अगर एफआर एक्ट यहाँ लागू होता है तो ये सेंचुरी का तो की चेतावनी है, उसमें आ जाओ। पब्लिक को अगर तुम लोग परेशान करोगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, मैं सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। आप मुझे भरतपुर जिले के बाजना चौक से देख रहे हो। साथियों, अमरा बाबा के मंदिर पे हूँ। ये देवनारायण भगवान का मंदिर है पीछे, और हमारे साथ हैं गुर्जर समाज के सामाजिक कार्यकर्ता शेरा गुर्जर। जय सिया राम भाई साहब। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई साहब, आज इस महापंचायत का जो आयोजन है, इसमें आपकी लोग बहुत बड़ी भूमिका बता रहे हैं, तो आप थोड़ा डिटेल से हमें समझाओ कि ये क्यों हो रही है, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, और क्या आप इसके प्रति वो रखते सोच। देखो ये मुद्दा है, अब जो वर्तमान में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये स्थिति उत्पन्न हो रही है सिर्फ एक बांध बरेटा सेंचुरी के विस्तार से। पहले ये सेंचुरी सिर्फ वर्ल्ड सेंचुरी थी, केवल एक घनापच्छी विहार जैसा एक सेंचुरी थी। लेकिन अब धीरे धीरे सेंचुरी को 2018 के बाद 23 के बाद इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर दिया गया। और जब से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किया है तो इसके अंदर क्या है, खूंखार जानवरों का आवागमन कर दिया सरकार ने। अभी हाल में लगभग दो डेढ़ महीने पहले से लेकर के और आज तक की डेट में इसमें कई लेपर्ड, कई चीता, कई भालू, जिनका पहले यहाँ कोई हैबिटेट था नहीं, पहले थे ही नहीं, उनको जबरदस्ती सरकार अब ला रही है। तो उससे क्या है, मानव जीवन और वन्य जीवन में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। उसको देखते हुए हमें समझ आई कि अगर हम लोग आज अपने हक और अधिकारों के लिए नहीं लड़े तो आने वाले टाइम में हम लोगों को बड़ा नुकसान जाएगा। क्योंकि हमारी मवेशियाँ जो खुले में चरती हैं, भाई हम जंगल के राजा तो रहे ही हैं, क्योंकि हम जंगल में रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो आदमी, जो इंसान, जो परिवार जंगलों में रहा है तो वो जंगल का फायदा तो लेगा। तो हमारे जो पशु चराने का काम है, हमारा खेती करने का जो काम है, वो अभी इन खूंखार के जानवरों की वजह से बाधित हो रहा है। आए दिन कोई ना कोई जानवर किसी गांव में भैंस मार रहा है, किसी गांव के अंदर भेड़ बकरी मार रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में आदमखोर हो जाए, तो हो सकता है ये इंसानों पे भी हमला करने लग जाए, क्योंकि इनका हैबिटेट बनता जा रहा है। और इसी संकट को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना यूथ होने के नाते इस जवानी को दलाली में बेकार ना करके समाज हित के लिए लगाया जाए। और ये कोई मुद्दा एक गुर्जर समाज का भी नहीं है, बहुत सारे लोग वक्ता हैं जिनको कम नॉलेज है। ये पूरे क्षेत्र का मुद्दा है, इसमें सर्व समाज का मुद्दा है। हाँ, हो सकता है गुर्जर बहुतायत में हो, बाकी का अन्य समाज कम हो, तो इस वजह से इस लड़ाई को आज लड़ा गया। आप चलती पंचायत में गुस्सा किस लिए हुए थे? देखो कुछ नेता हैं जो पहले इस पूरे गेम को बिगाड़ चुके थे, और हमें समझ में आता है हम इस मंच को ना राजनीतिक मंच नहीं बनने देना चाहते किसी भी हालत में। हमारा ध्येय सिर्फ ये है कि हमारी जो परेशानी हुई है उसका सिर्फ सॉल्यूशन है। इसको बीजेपी कांग्रेस का मंच नहीं बनने देंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, जो समाज के हित में काम करना चाहता है, अपना समय खर्च कर रहा है, वो इंसान क्यों चाहेगा कि ये जो मंच है वो एक सामाजिक मंच ना होकर के राजनीतिक मंच बन जाए। लेकिन जब हमें लगा ऐसा कि ये मंच राजनीतिक मंच है तो थोड़ा सा गुस्सा लाजमी होता है। आपने जिस एक्ट के बारे में बताया था यहाँ के क्षेत्रवासियों को, शायद नेता उसके बारे में नहीं बताते, तो जानबूझकर नहीं बताते या उनको पता नहीं होता है? देखो पहली बात तो मैं थोड़ा सा कड़वा बोलूंगा आज। बोलो बोलो। हमारे जो नेता है ना वो नेता लायक है नहीं। हमारे क्षेत्र में नेता कौन होता है? जिसके पास पैसा होता है या थोड़ा राजनीतिक परिवार की पकड़ होती है, वही नेता होता है। सामाजिक धरातल पर जुड़ा हुआ व्यक्ति आज तक नेता बना ही नहीं। जब तक तुम उस क्षेत्र से संबंधित या उस समस्या से संबंधित व्यक्ति को वहां तक नहीं पहुंचाओगे, वो तुम्हारी समस्याओं को क्यों समझेगा? एसी में बैठने वाला तुम्हारी गर्मी को एहसास कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। गांव में रहने वाला, क्षेत्र में रहने वाला नेता जब तक नहीं बनेगा तब तक वो तुम्हारे दर्द को बयां कर ही नहीं सकता। तो नेताओं की तो हमेशा यही सोच रहती है। आप बोलता बहुत अच्छे हो, तो अच्छे वक्ता, तो भविष्य में नेता बनोगे क्या? देखो मेरा सबसे पहला फोकस है सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए काम करना। समाज जो फैसला करेगी, सर्व समाज, ऐसा नहीं क्योंकि नेता किसी एक कास्ट का होता ही नहीं है। बेवकूफ़ी होती है जो ये सोचते हैं कि मेरे पीछे मजलूम है। हम ये चाहते हैं कि लोग जो क्षेत्र की समस्या है उनको पहले मजबूती से लड़ें, सॉल्व करें। पब्लिक जो स्टेटमेंट लेगी, आगे तय करेगी, तो बिल्कुल जरूरी है कि पॉलिटिक्स के अंदर अगर हम जैसे लोग ही नहीं आएंगे ना तो ये लोग गधे राज करेंगे। सीधी सीधी बात है, जब तक गधे दौड़ेंगे राजा भी गधा बनेगा। घोड़ा जब तक नहीं दौड़ेगा घोड़ा राजा बन ही नहीं सकता किसी भी हालत में। प्रहलाद जी बोल रहे थे कि इस पंचायत में कुछ दलाल भी बैठे हैं, तो उस विषय पे आप क्या सोच रहे हो? देखो मैं तो खैर पहली बार आया हूँ इस पंचायत में, और प्रहलाद जी का तो सारी दुनिया को पता है, खुद मोटा दलाल है। मैं उसके काफी बार प्रूफ दे सकता हूँ कहाँ का दलाली की, वो सब समाज को पता है। लेकिन मेरा कटाच उनसे नहीं है। अभी आप इस चैनल के माध्यम से उस विषय में जो आप पंचायत को समझा रहे थे कि आपके लिए ये एक्ट बनाए, उसको बता सकते? देखो मेन मुद्दा क्या होता है कि हमें पता लग गया कि समस्या है, फिर हमें समाधान ढूंढने की जरूरत होती है। अब समाधान है वो तर्कशील होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए। कुछ भी बोल दो, मैं गोली मार दूंगा, फलाना कर दूंगा, ये लोग दिखने नहीं है। ये मंच पे जो भाषण लगाते हैं वो दिखने नहीं है कभी भी, क्योंकि इसीलिए मैंने इनको टोका था कि तुम जहां जो आज समाज के मजलूम के सामने बोल रहे हो ना, तो तुम धरातल पर नहीं दिखते हमें, क्योंकि हमें काफी टाइम हो गया इसमें। एफआर एक्ट का किसी ने बताया, पूरी पंचायत हुई, किसी को भी पता है कि हमारे लिए इतना बड़ा हथियार दे रखा है जो हमारे लिए बहुत बेनिफिट वाला है। अगर एफआर एक्ट यहाँ लागू होता है
तो ये सेंचुरी का तो परेशानी वैसी खत्म हो जाएगी। एफआर एक्ट में प्रति परिवार 4 हेक्टेयर जमीन यानी लगभग 16 बीघा जमीन अलॉट होती है, जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन आज तक किसी ना तो नेता ने बताया, ना किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया, ना किसी ये किसके लिए है जमीन? ये जमीन है जो भी जैसे एक एक्ट आया एफआर एक्ट 2006, उसका एक मूल उद्देश्य था कि 13 दिसंबर 2005 से पहले अगर कोई परिवार या कोई गांव किसी वन भूमि में बसा हुआ है तो उसको क्या है सीएफआर या आईएफआर यानी व्यक्तिगत वन अधिकार या सामूहिक वन अधिकार आप दे सकते हो। और ये एक्ट पूरे राजस्थान में क्या ऑल ओवर इंडिया अलाउ है। जैसे उदयपुर में देख लो पूरे पहाड़ लोगों के नाम है, तो हमारे लोगों के नाम क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक नहीं है, एजुकेशन का अभाव रहा है। हमारे नेता हमेशा ऐसे रहे जो ना पब्लिक से कोई मतलब नहीं रहा, तो इस पब्लिक के लिए लड़ेगा कौन? हम जैसे नहीं लड़े तो कौन लड़े? अब शेराजी पिछले 20 दिन से यहाँ एक चीता है, उस चीते के पीछे पूरी मीडिया, पूरा प्रशासन और पूरी पब्लिक, मतलब दिन भर चीता चीता बात होती है। तो ये एक षड्यंत्र के तहत है या मतलब वैसे ही निकल के आ गया? ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। देखो ये क्षेत्र पूरा कभी चीताओं का रहा नहीं, क्योंकि हमको भी 30 साल तो हो गए इस जंगल में रहते हुए, हमने तो आज तक देखा नहीं। तो ये क्या षड्यंत्र ये है कि तुम्हारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनानी है तो आपको जीव जंतुओं को छोड़ना है। 70 करोड़ का जो प्रोजेक्ट अभी बनाना है इनको वाइल्ड लाइफ के नाम से, और कैसे बनेगा? इनको पहले चीता लाने हैं, भालू लाने हैं, फिर लोगों की जमीन खाली करानी है, उसके बाद अपने खुद के होटल बनाने हैं, पूंजीपतियों के लिए बसाना है। तो ये ट्रायल पर चल रहा है? बिल्कुल 100% टेस्टिंग है। वो देख रहे हैं कि पब्लिक अगर विरोध करेगी तो इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, पब्लिक नहीं करेगी तो उसको चल रहा है जैसे चलने दो। जैसा कि यहाँ चर्चा चल रही थी कि रेस्टोरेंट और होटलों की ये जमीन तो यहाँ के स्थानीय लोगों से खरीदी जाएगी, तो जो बिक्री करने वाले हैं उनके लिए क्या बोलोगे आप? देखो मैं फिर बोलूंगा, हर समाज के अंदर 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है शोषित, एक होता है थोड़ा अमीर टाइप का, यानी एक गरीब एक अमीर। जो अमीर है उनका एक पैर पहले से मार्केट में मजबूत है, या तो बयाना में या हिंडौन में या जयपुर में उनका पैर है, उनकी जमीन यहाँ भी है, तो वो ये चाहते हैं कि हमारी जमीन को हम तो सेल आउट करते हैं, हमारा तो पहले से मजबूत ही काम है। तो बाकी के जो गरीब लोग हैं ना वो क्यों मरेंगे भाई तुम्हारे चक्कर में? 80% लोग तो गरीब रहते हैं ना गाँवों के अंदर, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? ये नेता तो सिर्फ वोट मांगने आते हैं। तो क्या आप इस क्षेत्र के लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं बात तो उसकी लड़ाई अंतिम देखो आजादी के 80 साल हो गए लगभग, हम प्रत्येक गांव जाते हैं, ढाणी ढाणी जाते हैं, तो पता लगता है कि हमारे लोग आज भी कितने पिछड़े हैं। ठीक है, ईश्वर की दया से मैं वेल एजुकेटेड फैमिली में पैदा हुआ हूँ, वेल एजुकेटेड, मेरे पास एजुकेशन भी है और मेरे पास अच्छा बिजनेस भी है, लेकिन क्या हर व्यक्ति का ऐसे ही है? अगर समाज का थोड़ा सा भी ऊंचे तबके पे बैठा इंसान ये सोच ले कि मुझे तो मेरे से मतलब है, तो क्या फिर वो सामाजिक कार्यकर्ता बन सकता है? समाज का दर्द तो उसको जानना पड़ेगा। जब हम फील्ड में गए तो हमें पता लगा कि आज भी लोग आज़ादी के बाद अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तो खनन का काम कर रहे हैं। अब मुझे ये लोग बोलते हैं कि खनन अवैध है, तुमने आज तक वैध क्यों नहीं किया? जब पहाड़ पर तुमने पूंजीपतियों के लिए वैध कर दिया, बाहर के लोगों के लिए वैध कर दिया, तो यहाँ जो पैदाइशी लोग हैं उनके लिए वैध क्यों नहीं किया आपने? ये सबसे बड़ी पीड़ा होगी कि पूंजीपति के लिए तो इस देश के लिए कोई भी कानून हो सब टूट जाता है, और गरीब लोगों के लिए बड़ा मुश्किल कानून हो जाते हैं। अब फाइनली आप सरकार को क्या कहोगे? एक ही चेतावनी है, होश में आ जाओ। पब्लिक को अगर तुम लोग परेशान करोगे तो चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। निवारण सरकार को क्या बता सकते हो? सीधा सीधा है, जो आपने हमें अधिकार दिए हैं उनको लागू कर दो। एफआर एक्ट पूरे ऑल ओवर राजस्थान लागू है, सब लोगों को करो। 16 बीघा जमीन 2 लोगों को, तुम्हारी सेंचुरी की हमें जरूरत ही नहीं है। और यहाँ की जनता को क्या मैसेज दोगे? एक ही मैसेज है, दलालों से बचते रहो। जो तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहा है, तुम्हारे लिए लड़ रहा है, उसके लिए तुम लड़ो। अगर दलालों के लिए लड़ोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी अपना टाइम खर्च नहीं करेगा।